प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जनप्रतिनिधि सभा उसका उद्घाटन कर रहे हैं। आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। उसका वर्णन किया और ये बात सही है। दुनिया में हमारे संविधान की विशेषता सिर्फ धाराओं के कारण नहीं है, अधिकारों के कारण नहीं है, कार्य के बंटवारे के कारण नहीं है, लेकिन देश में सदियों से जो बुराइयां घर कर गई थी उससे मुक्ति दिलाने का एक जद्दोजहद में से, एक मंथन में से जो अमृत निकला वो हमारे संविधान के अंदर शब्द रूपी उसने स्थान पाया है। और वो बात थी सामाजिक न्याय की। अब ज्यादातर हम सामाजिक न्याय की चर्चा करते हैं तो समाज की अवस्था तक ही सीमित रहते हैं, आवश्यक भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सामाजिक न्याय का एक और दायरा भी है। कोई मुझे बताएं कि एक घर में बिजली है, बगल वाले घर में बिजली नहीं है, क्या सामाजिक न्याय ये हक हम पे जिम्मेवारी नहीं बनाता है कि उसके घर में भी बिजली होनी चाहिए? एक गांव में बिजली है लेकिन बगल वाले गांव में बिजली नहीं है, क्या सामाजिक न्याय का वो संदेश नहीं है कि अगर इस गांव में बिजली है तो उस गांव में भी होनी चाहिए? एक डिस्ट्रिक्ट फला फूला है, बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन दूसरा डिस्ट्रिक्ट पीछे रह गया है, क्या सामाजिक न्याय की बात करने में हमारी ये बाध्यता नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट भी तो कम से कम बराबरी में तो आए? और इसलिए सामाजिक न्याय का सिद्धांत हम सबको इस दायित्व के लिए प्रेरित करता है। हो सकता है कि देश जो सबकी अपेक्षा हुई वहां नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे ही राज्य में 5 डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे पहुंचे हैं, लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट बहुत पीछे रह गए हैं। इसका मतलब 5 तक पहुंचने की तो क्षमता है ही है, उन 3 को भी 5 की बराबरी में लाया जा सकता है। अगर राज्य के अंदर कुछ पैरामीटर्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं, मतलब उस राज्य के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट पीछे रह गए हैं, क्या हम तय कर सकते हैं? क्या हमारे देश में हमारा स्वभाव क्या है? हम एग्जाम देते हैं, जब स्कूल में पढ़ते हैं तो अगर ज्योग्राफी में हम वीक है तो हम सोचते हैं यार मैथमेटिक्स में इतनी जोर लगा लूंगा ताकि ज्योग्राफी में मार्क कम आएंगे तो कॉम्पनसेट कर लूंगा, लेकिन फर्स्ट क्लास में निकल जाऊंगा। हर कोई इसी प्रकार से हम लोग पले बढ़े ही ऐसे हैं। राज्य को भी जब टारगेट आते हैं या भारत सरकार भी कोई टारगेट तय करती है तो क्या करते हैं, जो इजीली रिजल्ट देने वाले लोग हैं उन्हीं को ताकत लगाते हैं, यार कर लो, देश का आग बन जाए। और उसका परिणाम ये आता है जो अच्छा करते हैं वो तो लगातार अच्छे से अच्छे होते चले जाते हैं, और आंकड़ों के हिसाब से रिजल्ट भी अच्छा लगता है, वाह बढ़िया हो गए, इतना परसेंटेज तय किया तो हो गया। लेकिन जो पिछड़ गए हैं वो और पिछड़ने की दशा में आ जाते हैं। और इसलिए स्ट्रेटेजिकली हमें अपना डेवलपमेंट मॉडल को थोड़ा और बारीकी की ओर जाने की आवश्यकता पैदा हुई है। हम राज्यों के हिसाब से देखें तो अच्छा हुआ है कि कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का माहौल बना है, और मैं इस दृश्य को भी मानता हूं। ये दृश्य अपने आप में फेडरलिज्म का एक अच्छा जीता जागता रूप है, जहां पार्लियामेंट के मेंबर विधायक के साथ बैठ करके इलाके की, राज्य की और देश की चिंता और चर्चा कर रहे हैं। ये अपने आप में एक फेडरलिज्म को एक नया आयाम मिला है इस अवसर से। क्या न हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण अब राज्यों के बीच तो तुलना होने लगी है, और कोई राज्य पीछे रह गया तो आलोचना भी होती है, उनको भी लगता है नहीं हम भी कुछ करेंगे। ये माहौल तो बना है, लेकिन
देश जो अपेक्षाएं करता है, अगर उन अपेक्षाओं को पूरा करना है तो हम उसी पैरामीटर के हिसाब से और उसी इकाई के हिसाब से चलेंगे तो शायद उचित परिणाम नहीं मिलेगा। एक अनुभव आया स्वच्छता अभियान का। स्वच्छता का जब रैंकिंग शुरू हुआ, नगर नगर के बीच हुआ, महानगर महानगर के बीच होने लगा, तो एक स्पर्धा पैदा हुई और एक अगर नगर पीछे रह गया तो गांव के लोग ही आवाज उठाने लगे कि भाई क्या कारण है, वो नगर तो आगे बढ़ गया, हम क्यों गंदे रह गए। उस वजह से आंदोलन खड़ा हुआ, एक कंपटीशन पैदा हुई है। जब इस विषय को देखा तो भाई आखिर के देश में जो कुछ तो बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, फिर भी देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, स्थितियां बदल दी क्यों। तो उसमें से एक विचार आया कि क्यों न हम देश में उन डिस्ट्रिक्टों को छाने, कुछ पैरामीटर तय करें और जो ऑफिशियली पब्लिकेशन जिसका हो चुका है उन्हीं आंकड़ों को आधार ले। कुछ आंकड़े 2011 के मानदंड पर है, उसके बाद के सर्वे नहीं है, लेकिन जो भी उपलब्ध है 48 अलग अलग पैरामीटर निकाले और उसमें से देखा कि भाई इन 48 पैरामीटर्स में पीछे हैं वैसे डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। और अनुभव आया कि जो 5-10 पैरामीटर में पीछे हैं, ज्यादातर वो सब पैरामीटर में पीछे हैं। होता क्या है, राज्य में भी 10 डिस्ट्रिक्ट बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट पीछे हैं तो वो उसको पूल करते हैं, आगे गए हुए को भी पीछे खींचने का काम करते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट पुश करें, ये व्यूहात्मक दृष्टि से बहुत आवश्यक है। और उसी में से विचार आया कि एक निश्चित पैरामीटर के साथ आइडेंटिफाई करें कि कौन डिस्ट्रिक्ट है जहां काम करने की विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। करीब साल भर से इसके लिए होमवर्क चला, अलग अलग स्तर पर चर्चाएं हुई, मीटिंगें हुई, आइडेंटिफिकेशन हो गया। बाद में उन 115 डिस्ट्रिक्ट जो डीएम है, कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं कहीं कहीं, उनको यहां बुलाया गया, उनका 2 दिन का वर्कशॉप किया गया कि भाई समस्या कहां है। अब ऐसे राजनीति जैसा स्वभाव है हम लोगों का, उसमें आप और मैं कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही है। हम लोगों का स्वभाव क्या बना हुआ है, अच्छा ठीक है बजट बताओ, पैसे कहां हैं। लेकिन कभी अगर ध्यान से देखेंगे तो उपलब्ध संसाधनों से ही अगर एक डिस्ट्रिक्ट आगे गया है, उसी संसाधन मौजूद होने के बाद भी दूसरा पीछे रह गया है, मतलब संसाधन इश्यू नहीं है, शायद गवर्नेंस इज इश्यू, लीडरशिप इज इश्यू, कोऑर्डिनेशन इज इश्यू, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इज इश्यू। और इसलिए हम इन चीजों को कैसे बदले, और उसमें से सभी कलेक्टर के साथ मैं भी बैठा, बातचीत की, सभी वरिष्ठ भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ बैठे। एक चीज मेरे ध्यान में आई, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक सदन में ऐसे लोग आज बैठे हैं कि जिनके सामने अगर मैं खुल करके कुछ बात करूं तो बुरा नहीं होगा। मैं हैरान था, आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं उनकी एवरेज उम्र 27, 28, 30 के करीब करीब होती है। यंग आईएएस अफसर होते हैं, उनको 3-4 साल में वहां जाने का अवसर मिल जाता है। लेकिन ये 115 डिस्ट्रिक्ट मैंने देखे, उसमें 80% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टरों को मिला, वे 40+ थे, कोई 45 तक वाले थे। अब मुझे बताइए, 40-45 की उम्र का अफसर उस डिस्ट्रिक्ट में है, वो अब बच्चे बड़े हुए हैं, उसके एडमिशन की चिंता कर रहा है, बड़े शहर में काम मिल जाए उसका दिमाग में रहता है, बच्चों की पढ़ाई का कुछ हो जाए उसके दिमाग में वही रहता है। दूसरा, ज्यादातर ये स्टेट कैडर के जो प्रमोटिव ऑफिसर होते हैं उन्हीं को वहां जाने का मतलब सोच में ही बैठ गया है कि ये तो बैकवर्ड है, डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, किसी को भेज दो यार गाड़ी चल जाएगी। वहीं से शुरुआत होती है।
अगर हम सब मिलकर के तय करेंगे इन 115 डिस्ट्रिक्ट में आने वाले 5 साल तक फ्रेश अफसरों को लगाएंगे जिसमें ऊर्जा है, करने का जज्बा है, आप देखिए चीजें बदलना शुरू हो जाएगी। मैं मुख्यमंत्रियों से बात कर रहा हूं कि आप और उसको विश्वास दीजिए, भाई तुम्हें ये चैलेंज दे रहे हैं। आज तो वहां भेजा, मतलब अफसर लोग अंदर अंदर चर्चा करते, मर गया तो क्या तेरे कुछ पॉलिटिकल लिंक नहीं है क्या यार, क्या हुआ तुझे, क्यों यहां डाल दिया? यही साइकिल शुरू होती है। कभी कभी लगता है हमको संसाधन, अब कोई मुझे बताया कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा काम हो रहा है लेकिन बगल वाले में नहीं हो रहा है, क्या कमी है? मैं नहीं मानता कोई कमी है, लेकिन जो मोटिवेशन चाहिए, जो एक परफेक्ट प्लानिंग चाहिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन चाहिए, उसका अभाव है कि वैक्सीनेशन नहीं है। वैक्सीनेशन नहीं है तो बीमारियों के लिए दरवाजा खुल गया है तो बीमारियां आती रहती हैं, वो एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है। स्कूल ड्रॉप आउट स्कूल है, टीचर है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, बजट है, सब है, मध्याह्न भोजन है, सब है, लेकिन यहां पर ड्रॉप आउट कम है, वहां पर बगल में ही 2 डिस्ट्रिक्ट। कहने का तात्पर्य है कि मामला संसाधन पर अटका हुआ नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा जहां पर अफसरों ने और लोकल लीडरशिप ने एक मिशन मोड में लीडरशिप दी है, लोगों को जोड़ा है, आप देखिए देखते ही देखते बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। जन भागीदारी और सभी एक दिशा में, क्या हमारे पंचायत के प्रधान हो, पंचायत के सदस्य हो, नगरपालिका के सदस्य हो, नगरपालिका के प्रधान हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो, तहसील पंचायत हो, इन सारे अपनी जो भी समाज जीवन में जिनके पास प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है, एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में, मेरे क्षेत्र में अगर इस प्रकार का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आया है, हम तय करेंगे, हम सब एक दिशा में 4 काम तो पूरा करके रहेंगे, कि 10 काम तो पूरा करके रहेंगे, हम लाएं ताकत लगाएंगे, हम लोगों को जोड़ेंगे, आप देखिए बदलाव शुरू होगा। कभी कभी बारीकी में जाने से कैसा बदलाव आता है। कोई एक व्यक्ति अच्छा खासा तंदुरुस्त, दौड़ता कूदता काम करने वाला व्यक्ति, खाना ठीक से खा रहा है, फैमिली लाइफ ठीक है, व्यवस्थाएं अच्छी है, कोई दुविधा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वेट कम हो रहा है, तो उसको लगता है नहीं, शुरू में तो वो कह देता है नहीं मैं थोड़ा डाइटिंग करता हूँ, पहले से जरा फिट लग रहा हूँ, फिर भी वेट कम होता है, तो उसको लगता है यार क्या हुआ, कभी वीकनेस शुरू होने लगती है, फिर भी वो जिंदगी अपने ऐसे ही जी रहा है, मस्त जी रहा है, लेकिन कोई अच्छा अनुभवी डॉक्टर कहता है अरे भाई पहले एक बार चेक कराओ, और जब चेक कराता है पता चलता है यार डायबिटीज़ है, और उसी के कारण इतनी बढ़िया सा तंदुरुस्त शरीर, एक डायबिटीज़ अंदर एंटर कर गया, और जैसे ही उसने डायबिटीज़ को एड्रेस किया, उसके लिए जो भी दवाएं लेनी शुरू की, डायबिटीज़ तो था गया नहीं कंट्रोल, बाकी सारे पैरामीटर ठीक होने लगे। मैं समझता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी यही हाल है, हम एक बार देखें कि वो कौन सी चीज़ है जो इस डिस्ट्रिक्ट को वीक करती चली जा रही है, हम उसको एड्रेस करें और उसमें से परिवर्तन लाने का प्रयास करें। आप देखिए कोई डिस्ट्रिक्ट पीछे नहीं रहा। कल्पना कीजिए 115 डिस्ट्रिक्ट, उसमें 30-35 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के हैं, जिसको होम मिनिस्ट्री को मैंने स्पेशली कहा है कि उसमें कोई विशेष ध्यान देकर के हम उस समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। लेकिन बाकी करीब करीब 80-90 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जिसको हम बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट का प्लानिंग भी कैसा होना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट में भी आपने देखा होगा, एक तहसील होगा, हो सकता है वैक्सीनेशन में बहुत अच्छा जाता होगा, एक तहसील ऐसा होगा कि जो शायद ड्रॉप आउट के अंदर बहुत पॉजिटिव सिग्नल देता होगा, ड्रॉप आउट कम होते होंगे, कहीं न कहीं उसमें भी स्ट्रेंथ होगी। उसमें जो वीक पॉइंट वाले इलाके हैं, धीरे धीरे से गांव की ओर नजर करें, भाई इस गांव में 3 चीजें तो बहुत अच्छी है लेकिन 2 चीजें कम है, उस 2 को एड्रेस करें एक बार, और ये ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। 115 डिस्ट्रिक्ट की कमियों को
और आपको जब नीति आयोग के लोग प्रेजेंटेशन देंगे, मैंने अभी 2 दिन पहले सभी मंत्रियों के साथ बैठ करके प्रेजेंटेशन देखा। सरकार के प्रेजेंटेशन मैं पिछले 20 साल से देखता आया हूं, लेकिन इतना सटीक, इतना स्पष्ट और एक लेमैन को भी समझ आए कि हाँ इसका रास्ता ये है। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन मैंने अमिताभ कांत ने दिया, अभी नीति आयोग का प्रेजेंटेशन था। आई वाज सो इम्प्रेस। वो आपको भी देने वाले हैं, आपको भी दिखाने वाले हैं। उसमें एक विषय है कि भाई आपका ये डिस्ट्रिक्ट, इस विषय में आपके राज्य की जो एवरेज स्थिति है उससे इतना पीछा है, आपके राज्य का जो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है उससे इतना है, नेशनल एवरेज से इतना पीछे हैं और नेशन का बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट से इतना पीछे। इन 4 पैरामीटर से उसको बार बार देखा जाता है। आपको भी लगेगा कि अगर मेरे देश के 200 डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ सकते हैं तो मेरा डिस्ट्रिक्ट भी आगे बढ़ सकता है, मेरे देश के 1000 तहसील आगे बढ़ सकते हैं तो मेरा तहसील भी आगे बढ़ सकता है। और ये बात हम मान के चले, हम यहां सभी राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं। कोई एक जमाना था जब देश में हार्ड कोर पॉलिटिक्स, दिन रात पॉलिटिक्स, आंदोलन की राजनीति, बयान की राजनीति, संघर्ष की राजनीति, ये बहुत काम आती थी। आज वक्त बदला है। आप सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, जनता के काम आते हैं कि नहीं आते हैं, इस बात को जनता देखती है। आप कितनी लड़ाई लड़ी, कितने मोर्चे निकाले, कितने बार जेल गए, वो आज से 20 साल पहले मैटर करता था आपके पॉलिटिकल कैरियर में। आज स्थिति बदल चुकी है। आज तो वो चाहता है, और आपने देखा होगा जो बार बार चुन करके आते हुए प्रतिनिधि हैं, उनका अगर आप एनालिसिस करोगे तो इसलिए नहीं चुन करके आते कि उन्होंने कितनी बार संघर्ष किया, लेकिन आप बिल्कुल देखना उनके जीवन में 1-2 चीज ऐसी होती है जो बिल्कुल राजनीति से परे, सत्ता संघर्ष से परे, जनता के सुख दुख से जुड़ी हुई, और वो उसमें आइडेंटिफाई होता है। ऐसा वो तो पहुंच गया होता है, वो हर बार उसके विषय में कुछ न कुछ करता है, चाहे अस्पताल जाता होगा, मिलता हो, उस छवि से उसकी बाकी राजनीति चल जाती है। हमें भी कोशिश करनी होगी कि हार्डकोर पॉलिटिक्स आप छोड़ दे, तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन समाज की रचना ही छुड़वा रही है। समाज में जो जागृति आई है वही छुड़वा रही है। वे चाहते हैं कि मेरे सुख दुख के समय कौन मेरे साथ है, मेरे जीवन में बदलाव लाने के लिए कौन मेरे साथ है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम अपने क्षेत्र में तय करें कि भाई मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में 100% काम करूंगा, मैं अपना इनिशिएटिव। एक चीज बदलाव करेंगे, अपने आप सिस्टम बदलना शुरू कर देगी। कोई कहेगा कि भाई इंद्रधनुष योजना है, वैक्सीनेशन की डेट है, उस दिन तो मैं फील्ड में रहूंगा ही रहूंगा, मेरे वॉलंटियर्स को रखूंगा, हमारे समाज जीवन में जो लोग हैं उनको भी इकट्ठा करूंगा। इंद्रधनुष स्कीम के तहत मैं वैक्सीनेशन का काम पूरा करूंगा। अब पहले हमारे यहाँ वैक्सीनेशन 30%, 40%, 50%, सरकार खर्चा नहीं कर देता था, नहीं था, सरकार खर्चा करती थी, बजट खर्च करते थे। गुलाम नबी जी जब हेल्थ मिनिस्ट्री देखते थे तब भी होता था, लेकिन जन भागीदारी के अभाव में वो चीजें अटक जाती थी। इंद्रधनुष योजना के तहत एक विशेष प्रयास आरंभ किया, अब वैक्सीनेशन करीब 70-75 तक सब पहुंचा है, लेकिन क्या हम 90% तक पहुंचा सकते हैं? एक बार 90% पहुंचाएंगे तो 100% में मुसीबत नहीं आएगी। और अगर वैक्सीनेशन हो गया प्रेग्नेंट वीमेन का और बच्चों का, पोलियो मुक्ति अपने आप हो जाएगी और गंभीर प्रकार की बीमारियों से बचने का काम अपने आप हो जाएगा। व्यवस्थाएं हैं, योजना है, और कोई आवश्यकता नहीं है कि नए बजट की जरूरत है। तो संसद के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए 2 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। लगातार खबरों का सफर न्यूज़ नेशन पर जारी है। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।